नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बयान। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले पीएफआई पर बड़े एक्शन की खबर आपको बता दें। केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है और पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन की बात सामने आई है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद यह अहम फैसला लिया गया। सरकार ने इस पूरी संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की बात सामने आई है। पीएफआई पर बैन का नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और पूरे 5 सालों के लिए इस पूरी संस्था पर बैन लगा दिया गया। तो पीएफआई पर बड़े एक्शन की खबर आपको बता रहे हैं। 5 साल का प्रतिबंध पीएफआई पर लगा है। गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ताबड़तोड़ एक्शन देश के राज्य भर में चला और उसके बाद यह अहम फैसला लिया गया। बता दें कि पीएफआई के एंटी इंडिया के एजेंडे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार नकेल कस रही है। कल ही देश के 8 राज्यों में ईडी और एनआईए की टीम पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक और असम में छापेमारी हुई। वहीं 6 दिन पहले भी देश के 13 राज्यों में ईडी और एनआईए ने करीब 100 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों छापेमारी में 350 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं और पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 350 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई और ये वही नोटिफिकेशन है जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पीएफआई पर अगले 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग राज्यों की दिखा रहे हैं, जहां पीएफआई के दफ्तरों पर और उनसे संबंधित लोगों पर कार्रवाई की गई, छापेमारी चली एनआईए की तरफ से और इसी संबंध में करीब 350 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की आप देखिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, बेंगलुरु, साथ ही साथ बिहार के भी कई जिलों में छापेमारी की गई है। जो तस्वीरें हम इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर देश के 13 राज्यों में कुछ दिन पहले छापेमारी की गई और उसके बाद करीब 8 राज्यों में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी होने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया और पीएफआई पर प्रतिबंध की बात सामने आ गई है। कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और असम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल ही 8 राज्यों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और इस छापेमारी के बाद करीब 350 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसी कड़ी में अब गृह मंत्रालय की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया गया और इसके अलावे पीएफआई से जो संबंधित संस्थान हैं उन पर भी प्रतिबंध लगेगा। इस बात की भी खबर सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से ताबड़तोड़ एक्शन के बाद ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पीएफआई को गैर कानूनी संस्था भी घोषित किया गया और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई पर रेड में कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मिशन 2047 को लेकर कई सीडी बरामद की गई। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की योजना इनकी तरफ से बनाई जा रही थी। महाराष्ट्र पीएफआई के वाइस प्रेसिडेंट के पास ये सीडी है और आसानी से आईईडी बनाने संबंधी डॉक्यूमेंट को भी बरामद किया गया है। आईएसआईएस और गजवाए हिंद संबंधित वीडियो मिले हैं और कई पेन ड्राइव में आपत्तिजनक वीडियो भी मिले। बड़ी मात्रा में कैश, मरीन रेडियो सेट्स भी बरामद किया गया। और देखिए, पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा उठी है। आरजेडी और जेडीयू ने पीएफआई पर बैन के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी विरोधियों के आरोप पर पलटवार कर रही है। आरएसएस कहता है जब 247 तक मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। स्लीपर सेल चलाता है आरएसएस। समझ नहीं है, तुष्टीकरण की नीति के तहत वोट बैंक के लालच में देश विरोधी चीजों को भी समर्थन करना विपक्ष की आदत बनी। आज तक किसी ने जाना कि आरएसएस का सालाना बजट क्या है, इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो किसी को भी, किसी मस्जिद, किसी मदरसे को आप बैन कर सकते हैं। देश को धोखा देने के लिए इतना ही काफी है कि देश प्रेम और देशद्रोह का लाइसेंस निर्गत आप करते रहते हैं। पीएफआई के बारे में
बैन लगाना कोई समाधान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को या जो भारत में जो सरकारें चल रही है भाजपा की, उसको ईमानदारी से धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से देखना चाहिए। उसमें जो भी जिस तरह के संगठन हो, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ हो, चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता के पक्ष में हो, या किसी भी तरह के इस तरह के जो संगठन होते हैं, उस पर विचार करनी चाहिए और उस पर एक आयोग बना करके सर्वे करनी चाहिए। जो हिंसक गतिविधियों में शामिल होते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, विद्वेष की राजनीति करते हैं, विद्वेष फैलाते हैं, तनाव पैदा करते हैं, ऐसे तमाम संगठनों पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये अपने आप में एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा हो रहा है। बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर है। तो मैं समझता हूँ ऐसी सरकारों को इस बारे में इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ऐसे तमाम संगठनों को जिनकी गतिविधियां गैर कानूनी हैं, उन पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतास की चंदन पहाड़ी की कंदरा में मौर्य सम्राट अशोक की एक ऐतिहासिक लघु शिलालेख पर मजार बना दिया गया है। जिस शिलालेख पर हरी चादर रखी है वो वही लघु शिलालेख है जिसे महान मौर्य सम्राट ने 2300 साल पहले लिखवाया था। ये शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद लिखा गया था, जिसमें ब्राह्मी लिपि में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का संदेश लिखा है। लेकिन धार्मिक सौहार्द वाले संदेश पर ही धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी हूँ सासाराम के चंदन पहाड़ी पर और ये जो है सासाराम शहर में अवस्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पहाड़ी के ऊपर सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है और मैं आपको वह दिखाने लाया हूँ कि अब जो लघु शिलालेख है उसका जो प्रारूप है वो लगभग बदल दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो लघु शिलालेख है उससे मजार का रूप दे दिया गया है। 2300 साल पहले की विरासत का प्रतीक सासाराम की चंदन पहाड़ी। इतिहास के अनगिनत शिलाओं में स्थापित सम्राट अशोक के विचार दूर दूर तक वर्तमान में भूत में स्थापित अपनी हैसियत और साम्राज्य को बता रहे हैं। लेकिन पुरातात्विक धरोहरों पर अतिक्रमण की चादर उसे मजार मानने को विवश करती है। आज यहाँ गेट और ताला लगा है, अगरबत्तियां पुरखों के अस्तित्व की महक के ऊपर हावी हैं। उसको अगर इतिहास के, वो तो प्रागैतिहास है, लेकिन इतिहास के रूप में जो पहला शिलालेख मिलता है सासाराम में वह यही अशोक का शिलालेख है। तो आज इसको बचाने की जरूरत है। इतिहास में दर्ज कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक का प्रताप पीढ़ियों के लिए शौर्य गाथा है। बौद्ध धर्म के प्रचार के दौरान सारनाथ जाने के क्रम में सम्राट ने इसी पर्वत पर अल्प विराम किया था। सवाल संरक्षित इस शिलालेख के अस्तित्व को बचाने को लेकर है। तो आज इसको बचाने की जरूरत है। इस शिलालेख पर दृष्टि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की अंग्रेजों की गई थी। 1917 में दिसंबर महीने में इसको संरक्षित घोषित किया गया था, तब से यह संरक्षित है। इतिहास को कुछ आधुनिक युग के पन्ने दिखाकर अपना बताया जा रहा है, तो कभी चुनाव के दरमियान मुद्दों और विवाद का रूप दिखाकर उपजे सार्थक सवालों की चादरपोशी की जाती है। किस तरह से जो पुरातत्विक महत्व का स्थल है उसकी रूप विकृत की जा रही है, यह कई सवाल खड़े करती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और चलिए अब आपको शिलालेख के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। सद्भाव के संदेश देते हैं ये 8 लघु शिलालेख, यानी कि बिहार में कुल मिलाकर 8 लघु शिलालेख है और बिहार में केवल एक शिलालेख है जो सासाराम में है। लेकिन अब सम्राट अशोक के शिलालेख पर मजार बना दिया गया है। अशोक के 2300 साल पुराने लघु शिलालेख के साथ ये अन्याय हुआ है और 2300 साल पुरानी विरासत को मात्र 23 साल में मिटा दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जिला प्रशासन को पत्र भी इस संबंध में लिखा है और पहाड़ी पर निर्माण को अवैध और गैर कानूनी बताया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने DM को अतिक्रमण की बात सामने रखी है और ये साफ साफ कहा है कि इस अतिक्रमण को हटा दिया जाए और इसी के निर्देश भी निर्गत किए गए हैं। 2018 में मरकजी मोहर्रम कमेटी ने मजार की चाबी नहीं दी और शिलालेख पर चूना पोता घेराबंदी करा दी गई। गेट में ताला जड़ दिया गया और शिलालेख को सफेद चूने से पुतवा दिया गया। पत्थर पर हरी चादर उड़ाकर उसे मजार घोषित कर दिया गया है।
दरअसल ब्रिटिश राज में 1917 में संरक्षित ये शिलालेख किया गया था और ईसा पूर्व यानी कि 256 ईस्वी का ब्राह्मी लिपि में इस शिलालेख को लिखा गया है। मौर्य सम्राट अशोक ने लघु शिलालेख लगवाए थे और बौद्ध धर्म के संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए ये शिलालेख लगाए गए थे। उस कालखंड में आमजन की लिपि ब्राह्मी थी और इसी लिपि में संदेश को लिखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ये प्रसारित हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान सके और इसका प्रचार प्रसार हो सके। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की नजर आज दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी रहेगी। दरअसल आज दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में जमानत दी गई, उसे रद्द करने की मांग भी की गई है। सीबीआई ने तेजस्वी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अधिकारियों को धमकी देने के मामले को लेकर ये याचिका लगाई है। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कर दी जाए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के आवेदन पर स्पेशल कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके मामले में जवाब मांगा था। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि क्या है IRCTC होटल घोटाला। IRCTC घोटाला 2004 में लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ। दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह से IRCTC को सौंप दिया था और इस दौरान रांची और पुरी के BNR होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर टेंडर जो जारी किया गया उसमें अनियमितता की कई बातें सामने आई थी। ये टेंडर 2006 में एक प्राइवेट होटल सुजाता होटल को मिला था। आरोप यह है कि सुजाता होटल्स के मालिक ने इसके बदले लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी जो बिल्कुल बेनामी संपत्ति थी। और इस मामले में भी लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 11 लोग आरोपी हैं। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की नजर आज दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी रहेगी। दरअसल आज दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाला में दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। सीबीआई ने तेजस्वी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अधिकारियों को धमकी देने के मामले को लेकर ये याचिका लगाई है। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कर दी जाए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के आवेदन पर स्पेशल कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके मामले में जवाब मांगा था। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और इसी पर तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज नेताओं की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने फैसला आएगा। बता दें कि सीबीआई ने 2017 में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और इसके बाद सीबीआई की एक विशेष अदालत ने जुलाई 2018 में लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान भी लिया था, लेकिन आरोप तय करने को लेकर बहस शुरू नहीं हो सकी थी। और इसी के ठीक बाद फरवरी 2019 में एक आरोपी विनोद कुमार अस्थाना ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी और इसके बाद 2 अन्य सह आरोपियों ने भी आवेदन दायर कर दिए। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि बिहार में टैक्स चोरी के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग की कार्रवाई जारी है। और देखिए भागलपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां बिहार में टैक्स चोरी के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा जमालपुर कविगुरु एक्सप्रेस के वीपी से करोड़ों के रेडीमेड गारमेंट्स को जब्त किया गया है। बिना बिल प्रपत्र और ई-वे बिल के कपड़े ले जाए जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद वाणिज्य कर विभाग टीम और भागलपुर अंचल के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। सेल टैक्स चोरी को लेकर लगातार सेल टैक्स विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में चौथी बड़ी कार्रवाई इस बार की गई है और जिसमें कविगुरु एक्सप्रेस से जो है 417 कार्टून जो है रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़े बरामद किए गए हैं। जो कविगुरु एक्सप्रेस के लगेज जो सामान जिसमें आता है उसमें रखा हुआ था और उसे जो है सेल टैक्स विभाग ने जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वहीं अभी इसका
वैल्यूएशन नहीं हुआ है। टीम जो है जब्त करके कपड़ों को जो है सेल टैक्स विभाग के गोदाम में ले गई है, वहीं उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। वहीं जो जानकारी मिल रही है कि 50 से 60 व्यापारी जो हैं भागलपुर के, उनका ये सामान था, जिनके बारे में भी सेल टैक्स विभाग अब पता करने में लगी हुई है कि कौन कौन व्यापारी थे जो ये सामान जो है कलकत्ता से मंगा रहे थे और उन्होंने टैक्स इसकी नहीं दी थी और कब से ये धंधा चल रहा था, इसकी जानकारी जुटाने में सेल टैक्स विभाग जुट गई है। कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई सेल टैक्स विभाग के द्वारा की गई है और लगातार जो है विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। वहीं अधिकारी अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अगली खबर दरभंगा से आपको बता दें, जहां सकतपुर थाना इलाके के दरगाह टोल में भीड़ तंत्र का क्रूर चेहरा सामने आ गया है। यहां बच्चे की हत्या के शक में एक बुजुर्ग महिला की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और जिंदा जलाने का प्रयास किया। संयोग था कि पुलिस समय पर पहुंच गई और महिला को बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि सोमवार को 2.5 साल का बच्चा आयुष घर से खेलते खेलते गायब हो गया। परिवार के लोगों ने खोजबीन की, लेकिन जब बच्चा नहीं मिला तो 2 दिन बाद बच्चे का शव एक मकान से मिला, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने जान बेसाही के शक में एक महिला की क्रूरता से पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल महिला कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। की बेले काल कमा 1:30 तो 1 बजे मंगना से कर लूं, 2 बजे होता तो हमरा लगते लो तो हमारे घेरा कटे चला हमर पत्ते तो देखने घेरा कटे देखलू तो हमरा बाबू भाई हमरा हमती मालूम जे कि बाबू से दे बैल हमरा बेटा का दे गाली में हमरा बेटा का तुरंत घेरा लगा कटला तो हमरा बेटा चतर चला देना। अब ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, डायन के नाम पर अत्याचार कब तक? अंधविश्वास का ये पर्दा लोगों की नजरों से कब हटेगा? डायन के नाम पर अत्याचार करने वालों पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी? और चलिए अब आपको सावधान करने वाली एक खबर बता दें। दरअसल त्योहारों का सीजन अब शुरू हो चुका है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ लग रही है। लोग दूर दूर से ट्रेनों के जरिए अपने अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन घर जाने की खुशी और जल्दबाजी में लापरवाही बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती है। गया से आई एक तस्वीर देख लीजिए, जहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक महिला की जान जाते जाते बच गई। महिला ट्रेन से उतरने के चक्कर में घसीटती चली जा रही थी। ये तो शुक्र है कि प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के जवान जो तैनात थे, उन्होंने महिला को देख लिया और उसकी मदद के लिए वो दौड़े और उसकी जान बचा ली। लेकिन हर बार इस तरीके से आरपीएफ के जवान वहां पर तैनात नहीं हो सकते हैं। ऐसे में इसलिए अपने आप की सुरक्षा करना बहुत अनिवार्य है। सावधान रहें, सतर्क रहें और जब भी यात्रा करें कभी भी जल्दबाजी कतई ना करें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिला ट्रेन से उतरने की कोशिश में लगी होती है और अचानक ही उसका पैर फिसलता है। ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है, ट्रेन आगे बढ़ जाती है और उसकी जान जाने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इसी बीच आरपीएफ जवान पहुंचते हैं और उसकी जान बचा ली। तो जैसे मैंने एक पैर रखी थी, एक पैर रखा था तो गाड़ी छूट गया, तो उसी टाइम मैंने ऐसे हम लोग एक लड़का ने बोला आंटी कूद जाओ, तो मैंने ना कूदी नहीं। फिर मैंने ऐसे हैंडल पकड़ लिया तो गाड़ी छूट गया था उसी टाइम। उसके बाद कौन बचाया? उसके बाद मेरे को ना पुलिस ने बचाया, सामने बचाया, मेरे को दिमाग नहीं आता, एक पुलिस ने। और देखिए, पटना जंक्शन पर यात्रियों की सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। लगातार नई नई सुविधाओं से पटना जंक्शन को जोड़ा जा रहा है। वहीं आज से पटना जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूटिव लॉन्च की सुविधा भी शुरुआत कर दी गई है, जहां यात्री 35 से लेकर 150 रुपए तक में ठहरने की सुविधा पा सकते हैं, वो भी वातानुकूलित व्यवस्था में। वहीं यात्रियों को बेहतर रेट पर अच्छा खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। जो यात्री पहुंचेंगे उनके लिए लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। अब पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एग्जीक्यूटिव लॉन्च से आज से शुरुआत हो गई है और इस एग्जीक्यूटिव लॉन्च की बात करें तो सुविधाओं के साथ ये लॉन्च है। ये उसका फर्स्ट फ्लोर है, आप इसे देख सकते हैं। जो कुर्सी है
इसको मात्र 35 रुपये देकर आप 1 घंटे तक इस पे बैठ सकते हैं, ये सुविधा है। और अगर यात्रियों की अधिक सुविधाएं चाहें, जो यात्री दूर से आए हैं, थके हुए हैं, या जिनको अधिक दूर का सफ़र करना है, उनके लिए ये लॉन्च की व्यवस्था की गई है। ये एक छोटा सा बेडरूम टाइप का बना हुआ है। इसके लिए मात्र 150 रुपये उनको देने पड़ेंगे और आराम से वो आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो कहा जाए कि जिस तरह से यात्रियों की सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा, उसी कड़ी में इसे जोड़ के देखा जा सकता है। इसके अलावा इसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे आम यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था है, एकदम चीप रेट में रखा गया है। उसके बाद यहाँ भी लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। तो कहा जाए कि जिस तरह से लगातार पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार किया जाता है, उस कड़ी में इसको जोड़ के देखा जा सकता है। आज से इस एग्जीक्यूटिव लॉन्च की शुरुआत हो गई है। अब यात्री आएंगे, इस सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और इसी बीच सुपौल से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत की खबर है। दुर्घटना में घायल 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जगन्नाथ कॉलेज के पास की ये पूरी घटना है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग जख्मी भी है। 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। जगन्नाथ कॉलेज के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।